नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, हमने विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। इसमें बिना अभी हमने कोई ये बताया नहीं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन कैसे हुआ, क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी इस संदर्भ में हमने कोई आपसे चर्चा नहीं की है। हाँ, विस्थापन धारा है, विस्थापन धारा को इंट्रोड्यूस किया, उसकी उत्पत्ति का कारण समझाया और उसका कैलकुलेशन भी किया। इसके अलावा फिर आपको एक चुंबकीय क्षेत्र की संधारित्र की प्लेटों के बीच में गणना करके भी बताई गई। तो ये कुछ कार्य अपन कर चुके हैं। अब अपन मेन टॉपिक पर फोकस होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब नाम से स्पष्ट है कि ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र भी हो और चलती भी हो, प्रोपोगेट भी होती हो। तो पहले हम ये देखें कि क्या परिस्थिति है, या यूं कह दें, क्या ऐसी परिस्थिति है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक ही समय पर एक ही साथ उपलब्ध हो जाएं। तो सब कहने का मतलब, विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से स्पष्ट है कि हम जिस तरंग की बात कर रहे हैं उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा एट ए टाइम अवेलेबल है, एक ही समय पर उपलब्ध है। ऐसा क्या संभव हो सकता है? इसके लिए हम कुछ परिस्थितियों पर विचार करते हैं, है ना? अब सब पहली परिस्थिति हम लेते हैं, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष अपरिवर्तित हो। बहुत ध्यान से समझना साहब। अब हम देख रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो विद्युत क्षेत्र भी रखती होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी रखती है, और दोनों क्षेत्र समय के सापेक्ष अपरिवर्तित हों। ऐसी कोई परिस्थिति हम लें तो क्या ऐसा स्रोत मिल जाएगा जिसमें दोनों क्षेत्र एक समय पर उपलब्ध होते हों? ध्यान से समझना सर। अब देखो, विद्युत क्षेत्र समय के सापेक्ष अपरिवर्ती हो, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थिर विद्युत क्षेत्र, इसकी बात कर। स्थिर विद्युत क्षेत्र किससे पैदा होता है? स्थिर आवेश या आवेशित निकाय से। अब ध्यान से समझना। तो सब अगर हम बात कर रहे हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र की, स्थिर विद्युत क्षेत्र का ये स्रोत है, स्थिर आवेश या आवेशित निकाय, ये सब स्थिर विद्युत का स्रोत है। ठीक है साहब। क्या ये स्रोत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? नहीं।
इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र संभव नहीं है ना। तो सब इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र संभव नहीं है ना, क्योंकि स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते। अब दूसरी बात कर लें। अब आ जाएं, बात करें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तो इसका स्रोत क्या होना चाहिए? चालक में नियत वेग से गतिमान आवेश, है ना सर। चालक में नियत वेग से गतिमान आवेश, या केवल चालक में छोड़ें, अपन लिख दें नियत वेग से गतिमान आवेश, है ना। चालक में फिर ठीक है, भी वो उसका बेस तो कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो इसको यूं लिख देते हैं अपन, नियत वेग से गतिमान आवेश। नियत वेग से गतिमान आवेश या धारावाही चालक। और धारावाही चालक में कुल आवेश क्या होता है? सदैव जीरो। ये अपन स्थिर वैद्युतिकी में ही पढ़ चुके हैं। हमने स्थिर वैद्युतिकी के आवेश के गुणधर्मों में कहा था, धारावाही चालक पर कुल आवेश सदैव शून्य होता है। ठीक है सर। अब अगर बात करें आप चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष अपरिवर्तित हो, मतलब आप बात करें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, आप धारावाही चालक को ले लो, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके समझ में। इसका स्रोत कौन है? एक मिनट, मर्ज हो गया उसमें। तो सब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत एक पकड़ लेता हूं मैंने, धारावाही चालक है, ये ले लो आप, है ना। इससे समझना आसान रहेगा। लेकिन धारावाही चालक पर तो आवेश शून्य होता है। चलिए, इस समय इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र संभव नहीं। विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। तो सब अगर विद्युत क्षेत्र स्थिर है तो उसका स्रोत स्थिर आवेश या स्थिर आवेशित निकाय है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। अगर चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष अपरिवर्तित है तो उसका स्रोत है धारावाही चालक, जिसमें कुल आवेश शून्य होता है या नियत वेग से गतिमान आवेश। चलिए, अब धारावाही चालक पर कुल आवेश शून्य होता है तो विद्युत क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता। फिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति आवेश से होती है और धारावाही चालक में परिणामी आवेश या कुल आवेश सदैव शून्य होता है। तो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा चारों तरफ, लेकिन इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं है। तो इसका मतलब जब हमने पहली परिस्थिति पर विचार किया तो यहां तो यह स्पष्ट हो गया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ हो ही नहीं सकेंगे,
क्योंकि दोनों की उत्पत्ति के स्रोत कोई तालमेल रखते ही नहीं, दोनों की उत्पत्ति के स्रोत में कोई संबंध नहीं है। अगर भाई एक स्रोत दोनों से संबंधित होता तब तो हम सोचते हैं कि भाई विद्युत भी पैदा हो जाता है और चुंबक भी। तो सब अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है और चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो उनके स्रोत बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। उनके स्रोत को देखकर आप नहीं कह सकते कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ आ सकेंगे। इन परिस्थितियों में तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है सर। तो साहब एक परिस्थिति हमने विचार की, वो तो कहती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकती क्योंकि उनके स्रोत में कोई समानता नहीं। एक बात जरूर यहां ध्यान देना, स्थिर आवेश आ चुका है, नियत वेग से गतिमान आवेश भी आ चुका है, अभी त्वरित आवेश की बात मैंने नहीं की है ना। अब दूसरी परिस्थिति पे विचार करते हैं। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष परिवर्ती हैं। अब ये मानते हैं साहब दूसरी पोजीशन के साहब ऐसी परिस्थिति पे विचार कर रहे हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों ही समय के सापेक्ष, एक मीटर यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, इसको दोबारा लिख दो साहब है ना, व चुंबकीय क्षेत्र है ना, समय के सापेक्ष परिवर्ती हैं, है ना। चलो सब अपनी बात पर आ जाते हैं। अब इसका कंसीडरेशन करेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो फिर उसका स्रोत देखेंगे, उस समय देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र भी है क्या, उल्टा भी देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो उसके स्रोत को भी देखेंगे और देखेंगे उस समय विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है क्या, है ना। चलो सब अब पहले मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके ना, एक एक करके देखिएगा। जैसे आप देखें फेराडे का प्रयोग देखें, है ना। फेराडे के प्रयोग में आपने एक कुंडली युक्त परिपथ लिया, मैं भी दिखा रहा हूं, 2 मिनट का काम है सब, है ना, पुरानी चीजें पड़ी हुई है आपकी। या आपने कुंडली युक्त परिपथ लिया, इसमें आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा था, है ना, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट लिया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। फेराडे का ये प्रयोग आपसे साफ कहता है कि जब आप चुंबक को कुंडली के समीप लाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं, अब जब कुंडली के समीप लाते हैं और दूर ले जाते हैं तो स्वाभाविक है, साफ दिख रहा है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र
का परिवर्तन है, साफ दिख रहा है भाई। पास लाना दूर ले जाना तो डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, और चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है। तो आप यहां पर चुंबक को कुंडली के समीप लाते हो, दूर ले जाते हो, यानी आप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हो। तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ऐसे लिख देता हूं। तो परिपथ में फैराडे का नियम है, समझ, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब ध्यान से समझना सब, विद्युत वाहक बल है तो 100% विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि V बराबर ED। तो साहब अगर E है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है और ये विद्युत क्षेत्र है। तो आपने यह देखा फैराडे का प्रयोग। फैराडे के अनुसार अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन होता है, क्योंकि वहां पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, वो भी क्षणिक। क्षणिक का मतलब एकदम बड़ा फिर जीरो हो गया। तो विद्युत वाहक बल बड़ा और जीरो हो गया। अब विद्युत वाहक बल में परिवर्तन हुआ तो स्वाभाविक विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। तो सब अगर हम परिवर्तन का उदाहरण देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का जब परिवर्तन होता है तो सेम टाइम विद्युत क्षेत्र का भी परिवर्तन होता है। मतलब दोनों एक साथ हैं। कब? परिवर्तन के समय। स्थिर अवस्था में नहीं। स्थिर विद्युत क्षेत्र स्थिर चुंबकीय क्षेत्र तो साथ नहीं हो सकते, लेकिन स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, साफ दिख रहा है। इसका उल्टा देखें। एम्पियर मैक्सवेल के अनुसार विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से, अब उल्टा है ना, अब इसका अपोजिट, एम्पियर मैक्सवेल है ना के अनुसार, या मैक्सवेल के अनुसार कह दें, एम्पियर उसमें नहीं डालें क्योंकि विस्थापन धारा मैक्सवेल की बात है ना, तो इसको ऐसे कर दें मैक्सवेल के अनुसार। मैक्सवेल के अनुसार विद्युत क्षेत्र E में परिवर्तन से विस्थापन धारा ID उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा ID की उत्पत्ति है, प्रूव कर चुके हैं उसमें तो। और आप जानते हो धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र है। और अपन ने तो कैलकुलेशन किए बाकायदा। मैंने तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में आपको चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करके दिया है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र कब मिला आपको, है ना, ये मैंने बताया ना आपको इनके बीच में। तो बीच में आपको चुंबकीय क्षेत्र कब मिला, जबकि विस्थापन धारा है। तो कहने का मतलब
अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उससे विस्थापन धारा पैदा होती है और विस्थापन धारा से स्वाभाविक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर हम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन के समय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदैव साथ में ही रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। देख लो आप, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। और मैक्सवेल कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से विस्थापन धारा पैदा होती है और उस धारा से हमने प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी की है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र का भी परिवर्तन होगा। क्लियर? या यूं कह दें कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र भी संबद्ध होगा। तो परिणाम नंबर 1 में तो हमने देखा था कि क्षेत्र समय के सापेक्ष स्थिर हों तो उनके स्रोत में कोई तालमेल नहीं है। स्थिर विद्युत क्षेत्र और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र साथ नहीं हो सकते क्योंकि उनके स्रोत एकदम भिन्न है। लेकिन परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिकली है और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिकली है, एग्जिस्ट करता है। अब सब मैं आपको बताऊं कि सब स्थिर आवेश तो केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, नियत वेग से गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि आवेश त्वरित है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र व उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा या भी होता है। तो सब स्थिर आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि वो केवल विद्युत क्षेत्र रखता है। नियत वेग से गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि वो केवल चुंबकीय क्षेत्र रखता है। और लेकिन यदि आवेश त्वरित है तो वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र वो उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी रखता है ना? परिवर्तन के समय विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को पृथक देखना पॉसिबल ही नहीं हो रहा। परिवर्तन के समय ये दोनों एक साथ ही होते हैं। अब बात को समझो, जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन किया, तो आप जिन नियमों को देख रहे हो उनके अनुसार समीपी चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन हुआ तो फैराडे के अनुसार समीपी विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन होगा, और विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन हुआ तो मैक्सवेल के अनुसार निर्वात में चलने वाली विस्थापन धारा पैदा होगी और विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी। फिर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो फैराडे के अनुसार समीपी विद्युत क्षेत्र होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से किसी एक को परिवर्तित कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली अपने आप
समष्टि में एक ऐसा अदृश्य विक्षोभ, क्लाउड, डिस्टरबेंस चल निकलता है जो निर्वात में भी गमन करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निर्वात में भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी होते हैं। तो ये क्लाउड निर्वात में भी गमन करता है। इस विक्षोभ की गति को जिस तरंग द्वारा दर्शाते हैं उस तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस विक्षोभ की गति क्या है, या इस विक्षोभ की गति को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरंग अज्यूम की, वो तरंग ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है ना। तो सब आप कहीं भी समष्टि में, अब तो माध्यम की तो जरूरत भी नहीं रही, क्योंकि जिन दो क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की और चुंबकीय क्षेत्र की, इन दोनों क्षेत्रों को माध्यम रिक्वायर नहीं है, माध्यम की कतई भी आवश्यकता नहीं है। माध्यम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो भी इनको दोनों क्षेत्रों को होते हैं। अब आप निर्वात की विद्युतशीलता लिखते हो, निर्वात की चुंबकशीलता लिखते हो, μ0 लिखते हो आप 4 × 10⁻⁷, तो निर्वात में चुंबक है तभी तो आप निर्वात की चुंबकशीलता लिखते हो। इसी प्रकार विद्युतशीलता लिखते हो ε0 = 8.854 × 10⁻12, निर्वात में विद्युत भी है तभी आप विद्युतशीलता लिख रहे हो। तो कहने का मतलब, अगर समष्टि में किसी बिंदु पर, किसी स्थान पर कोई भी एक क्षेत्र आपने परिवर्तित कर दिया, तो समीपी दूसरा क्षेत्र, फिर समीपी पहला क्षेत्र, फिर समीपी दूसरा क्षेत्र, तो एक मतलब जो विजिबल नहीं है, एक ऐसा क्लाउड जो अज्यूम कर सकते हो आप, एक ऐसा क्लाउड चल निकलता है जो निर्वात में चलने में कोई दिक्कत नहीं रखता, और निर्वात में हाई स्पीड से चलता है, यानी प्रकाश की चाल से चलता है। इस विक्षोभ के चलने की गति को जिस तरंग से हम दर्शाते हैं उस तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब ये विक्षोभ कैसे पैदा होगा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आवेश त्वरित है, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र वो उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है ना। तो आप आवेश की त्वरित गति करा लो, जहां आवेश की गति त्वरित होती होगी, जैसे आवेश कहीं दोलन करता हो, दोलन गति वास्तव में एक त्वरित गति है। वो जहां भी आवेश की गति त्वरित है, या जहां भी विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है, या जहां भी चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है, वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत हैं। जैसे अब जैसे चालक में प्रत्यावर्ती धारा, चालक में प्रत्यावर्ती धारा, इससे विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी, है ना। देख लो आप, जैसे मान लो चालक में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, है ना। अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर दी। अब प्रत्यावर्ती धारा में आप जानते हो कि प्रत्यावर्ती धारा की पोलैरिटी, ध्रुवता लगातार बदलती रहती है। मान लीजिए एट द मोमेंट यहाँ पोलैरिटी धनात्मक है, यहाँ पोलैरिटी ऋणात्मक है, तो धन तो ऋण की ओर अटैक करेगा और ऋण धन की ओर। लेकिन आप इस बात को जानते भी हो कि साहब एसी में तो अगले ही क्षण पोलैरिटी चेंज भी हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये तो नीचे आ गया
और ये ऊपर चला गया। लेकिन एसी में यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा में पोलैरिटी निरंतर चेंज होती है। अब देखो, पहले यहाँ ध्रुवता धनात्मक थी और यहाँ ऋणात्मक थी, अब ध्रुवता उल्टी होगी। अब ये चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनकी दशा को देखो, पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऊपर जा रहा था, पॉजिटिव नीचे आ रहा था, अब ये नेगेटिव नीचे आएगा और पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। तो कहने का मतलब, जब किसी चालक में आप प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर देते हैं तो सब चालक में कोई सा भी आवेश हो, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, यह दोलन करने लगते हैं, यानी ऑक्सीलेशन करने लगते हैं। और जब आवेश दोलन गति करेगा तो स्वाभाविक है, दोलन गति एक त्वरित गति है, और त्वरित गति है तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो समीपी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और विद्युत चुंबकीय विक्षोभ को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसमें दोनों ही साथ रहते हैं। तो सब चालक में उच्च आवृत्ति की लिख दो ना, यहाँ पे उच्च आवृत्ति की लिख दो, उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, ये एसी का स्रोत है, चालक में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा। अगला दोलित्र, दोलित्र में भी एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट में आपको मैंने दिखा रखा था, एसी में वहां ऊर्जा के विनिमय से है, तो वहां भी आवेश का दोलन ही है ना। इसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, ये सभी या वो सभी जिनमें आवेश की गति त्वरित होती हो, विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन करते हैं। अब वो कैसे भी अज्यूम हो, तो सब परिणाम ये निकल के आया, स्थिर विद्युत क्षेत्र और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र अगर विद्युत चुंबकीय तरंग में अज्यूम करें तो वो कल्पना है, ऐसा हो ही नहीं सकेगा, दोनों के स्रोत में समानता नहीं। लेकिन अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उल्टा हो गया कि ये दोनों फिर अलग हो ही नहीं सकते। परिवर्तन की अवस्था में ये साथ ही रहते हैं, और परिवर्तन का एक अच्छा स्रोत कौन है? आवेश की त्वरित गति है ना। आवेश त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र तो परिवर्ती होगा ही होगा, और अपन जानते हैं परिवर्तन के समय ये दोनों अलग नहीं होते। तो वैज्ञानिक मैक्सवेल ने स्पष्ट किया कि सब इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन होता है। सन 1865 में ये परिणाम जो अपन बता रहे हैं, ये मैक्सवेल ने उपलब्ध नियमों को हल करके सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक नहीं, सैद्धांतिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन किया। इसको दोबारा बोल देता हूं मैं, है ना। सन 1865 में वैज्ञानिक मैक्सवेल ने गाउस का नियम, स्थिर चुंबक में गाउस का नियम, फेराडे का नियम, एम्पियर का नियम आदि को हल करके सैद्धांतिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रतिपादन किया। यह प्रतिपादन करने के काम में आने वाले जो नियम थे, इनको मैक्सवेल की समीकरणें बोला जाता है, क्योंकि मैक्सवेल ने उनको यूज किया था, उनको यूज करके हल बताया था। तो ये जो हम फेराडे के नियम और ये वगैरह बताएंगे, क्योंकि ये मैक्सवेल इन्हीं के आधार पर या इन्हीं को हल करके सैद्धांतिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रतिपादित कर रहे हैं,
तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग या मैक्सवेल की भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इन्हें मैक्सवेल की समीकरण बोला करते हैं। ये पूछ लें बाय द वे, इसमें द्वितीय पूछ लेते हैं। तो साहब मैक्सवेल की समीकरण है ना। मैंने आपको पहले बता दिया, जो पहले से नियम उपलब्ध हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैक्सवेल एक अलग इन्वेंशन कर रहे हैं, एक अलग चीज बता रहे हैं। मैक्सवेल गाउस के नियम में ये थोड़ी बताते हैं निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, या मैक्सवेल चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम से कोई चुंबकीय क्षेत्र की गणना थोड़ी कर रहे हैं। मैक्सवेल तो इन चारों समीकरणों का तालमेल देखकर विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो मैक्सवेल की उपलब्धि को गाउस, एम्पियर या फेराडे ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि वह उन चीजों का तालमेल नहीं बिठा सके जिसका किसने बिठा लिया, एम्पियर ने, सॉरी मैक्सवेल ने, है ना। तो सब प्रथम समीकरण को अपन जानते हैं, स्थिर वैद्युत में गाउस का नियम, स्थिर विद्युत में गाउस का नियम, ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। अब हम पहले लिख रहे हैं कि है तो क्या वो, है तो वह गाउस का नियम, लेकिन मैक्सवेल ने उसका हल करके किसी और के साथ और विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा की। अब गाउस का नियम अपन जानते हैं, E.ds बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाती है। नंबर 2, द्वितीय समीकरण। ये सब द्वितीय समीकरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है कि इससे कुछ तरीके से टेक्निक से पूछ लेते हैं इससे। जैसे मैक्सवेल की वो समीकरण बताओ जो स्थिर चुंबक में गाउस का नियम है। एक बार इतने ऐसे पूछिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैक्सवेल की वह समीकरण बताइए जो स्थिर चुंबक में गाउस का नियम है। तो कंफ्यूज हो गए सब, क्योंकि 2 बातें एक साथ मैं आपको इसलिए सुना चुका है ना। ये सब स्थिर चुंबक में गाउस का नियम, यही पूछा था, इसलिए मैंने उसी स्टाइल में लिख दिया। मैक्सवेल की वह समीकरण बताइए जो स्थिर चुंबक में गाउस का नियम है। ठीक है ना। ये है B.da लिख दूं या ds लिख देता हूं, है ना। यहां भी चाहो तो s लगा दो। इस 0, ये मैंने आपको जब चुंबकत्व चैप्टर पढ़ा रहा था तो चुंबकत्व चैप्टर में भी ये बात मैंने आपको समझा दी थी, और ये बात मैंने आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में जब मैं आपको चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा रहा था तब भी मैंने समझा दी थी, है ना। तो ये बात मेरा ख्याल है मैं आपको 2 बार समझा चुका हूँ, है ना। चुंबकीय बल रेखाओं से भी समझा चुका हूँ। तो सब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई थी, है ना। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण, तृतीय समीकरण, है ना। ये है सब आपका फेराडे का नियम। फेराडे का जो द्वितीय नियम था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, बस वही लिख रहे हैं ना।
प्रेरित विद्युत वाहक बल को यहाँ ऐसे लिखेंगे E डॉट dl। इसमें बंद लगाना जरूरी नहीं, कई जगह ऐसा लगा भी देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। इज इक्वल टू माइनस d∅b dt। अब अपन ने तो ऐसे पढ़ा, आपको तो ऐसे पढ़ाया गया है, क्यों ये समीकरण नंबर भी लिख दूं ना, 2 और ये 3, आपको तो ऐसे पढ़ाया गया है E बराबर माइनस d∅dt है ना। अब E है, E और V एक ही बात मानते हैं, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आरोपित वोल्टता होती है। अब आरोपित वोल्टता को क्या लिखते हैं, E डॉट dl का समाकलन। ये बंद देना जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले बताया था, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल तो खुले में भी पैदा हो जाता है, इसलिए बंद हो ये जरूरी नहीं है ना। अगर वो क्या इरेजर उठ नहीं रहा, अगर इरेजर उठे तो मैं इसको इरेज भी कर दूं, लेकिन आपको बोल रहा हूँ ना ये बोर्ड में भी, ये देखो अब उठ गया तो मैं उठाया था, तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ये बंद लिखें, ये कतई भी आवश्यक नहीं है ना। या आप ओपन भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये फैराडे का नियम जो मैक्सवेल की तीसरी समीकरण है, अभी तक तो देखो इसको किसी ने पूछा नहीं, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट के दायरे में नहीं मानता। और मैक्सवेल की चौथी समीकरण, चतुर्थ समीकरण है ना, ये एम्पियर मैक्सवेल का नियम है जो भी पढ़ा था अपन ने इसी चैप्टर में, एम्पियर मैक्सवेल का नियम है ना, इसी चैप्टर में पढ़ चुके हम, का नियम है ना। ये तो अपन पढ़ चुके बी डॉट dl है ना, इज इक्वल टू μ0 IC प्लस μ0 ID की जगह एप्सिलॉन 0 d∅e dt। ये सब मैक्सवेल की वह 4 समीकरण हैं जो पहले से विद्यमान नियम होते हैं है ना साहब। इनको हल करके मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया है। अब सब मैक्सवेल ने तो कर दिया, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग प्रायोगिक रूप से प्रमाणित न हो सकी मैक्सवेल द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा। सैद्धांतिक रूप से तो मैक्सवेल ने बता ही दिया कि साहब विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या होगा, जिसको अपन ने डिस्कस किया ना भी है ना, तो वो वही सैद्धांतिक रूप था जिसका डिस्कशन मैक्सवेल ने किया है ना। तो सैद्धांतिक रूप से तो मैक्सवेल बता रहे हैं कि साहब त्वरित आवेश है, उससे इसका उत्पादन हो जाएगा वगैरह वगैरह है ना, लेकिन प्रायोगिक रूप से मैक्सवेल सिद्ध नहीं कर पा रहे। अब आ जाओ सब हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज का प्रयोग ये शायद आपके सिलेबस में से हटा दिया, इसलिए मैं कोई कुछ लंबा चौड़ा बिल्कुल भी नहीं लेने जा रहा हूं, बस मैं भी छोटा सा, क्योंकि वो पक्ष है एक, तो उसको मैं 10-1 मिनट में खत्म कर दूं है ना। हर्ट्ज का प्रयोग, वैज्ञानिक हर्ट्ज विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रायोगिक रूप से प्रमाणित करते हैं। यही नहीं, इसके अलावा ये इसको प्रोपोगेट करके भी दिखाते हैं, यानी एक से दूसरी जगह संचरण भी दिखाते हैं। इसका परावर्तन अपवर्तन आदि भी हर्ट्ज द्वारा दिखाया जाता है। तो हर्ट्ज इसको प्रायोगिक रूप से प्रमाणित कर रहे हैं। अब प्रायोगिक रूप से प्रमाणित करने के लिए देखो साहब, एक वो बनाना पड़ेगा अपने को, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैं अभी देखो बनाता हूं, फिर है ना, 1 मिनट मैं एक बार बना लूं पहले है ना, फिर आपको एकदम समझा दूंगा मैं। मुझे थोड़ा सा एक गैप रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं जब बना दूंगा
तो आपको भी समझ में आ जाएगा तुरंत, है ना। अब आपको भी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इधर थोड़ा सा, खैर ये येलो है इसलिए आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो देखो, अब मैं, ठीक है, काम हो जाएगा मेरा। देखो सर, हर्ज बेसिक तो वही ले रहे हैं जो किसने कहा, जो मैक्सवेल ने कहा। मैक्सवेल ने कहा कि भाई आवेश की गति क्या होनी चाहिए, त्वरित होनी चाहिए, है ना। तो आवेश की त्वरित गति के लिए कैसा जुगाड़ कर रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूं। ये सब हर्ज, अरे यार इतनी मेहनत से तो बनी थी और 2 मिनट में मिट गई। चलो करता हूं दोबारा, है ना। चल, हर्ज ने 2 बड़े आकार की ये वर्गाकार प्लेटें लिए, बड़े आकार की, बड़े क्षेत्रफल की। ऊपर वाली प्लेट को मैं P1 बोल देता हूं और एक प्लेट नीचे है। ये दोनों वर्गाकार है सब, है ना, तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रखें। दूसरी प्लेट है ये P2, बड़े क्षेत्रफल की 2 वर्गाकार प्लेटें ली। इनमें तांबे की छड़ों को वेल्ड किया गया है। ये सब तांबे की छड़ें बिल्कुल सही बन गई। ये तांबे की छड़ें, ठीक है। एक सर्किट बनाया जा रहा है। इन छड़ों में पॉलिशदार छर्रों का इस्तेमाल किया गया। ये छर्रे हैं साहब, जैसे अपन देखते हैं ना चमकीले, तो ये पॉलिशदार छर्रों का इस्तेमाल किया। ये स्रोत बनेंगे अभी आपके सामने, तो इसको मैं लिख देता हूं S1 और S2, है ना सर, क्योंकि वही काम करवाना है जो मैक्सवेल ने कहा ना, आवेश की त्वरित गति से पैदा होती है। तो फिर जो हर्ज है वो वही व्यवस्था कर रहे हैं जैसा कहा गया है ना। अब स्वाभाविक है, इनके बीच में वायु है, एयर है। इस वायु को हम हाई वोल्टेज से त्वरित कर सकते, आयनित कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, और इन आयनों को हम ऐसे त्वरित करवा लेंगे। इन आयनों में जैसे ही ऑक्सीलेशन होगा, दोलन होगा, तो त्वरित गति होगी, त्वरित गति होगी तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सब वही आइडिया यहाँ चल रहा है। अब बीच में जो एयर है उसको आयनित करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, नंबर 1। फिर वो आयन ऑक्सीलेट करें तो हाई फ्रीक्वेंसी की एसी की जरूरत पड़ेगी। तो हम S1 और S2 के बीच में हाई फ्रीक्वेंसी की एसी का यूज करते हैं। ये देखो, हाई फ्रीक्वेंसी व हाई वोल्टेज। ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं तो आप समझ ही होंगे, है सर। ये मैंने लगा दिया ट्रांसफार्मर, और मैंने आपको क्या बता दिया, ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी। हाई वोल्टेज वो हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्रोवाइड करेगा। क्लियर। अब जैसे ये हाई वोल्टेज है ना, इसका लिख देता हूं हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान से समझना, जैसे वोल्टेज हाई होगा, है ना, वोल्टेज के हाई होते ही बीच की एयर
आयनित हो जाएगी, यानी आयन डेवलप हो जाएंगे। और फिर क्योंकि हम एसी दे रहे हैं, है ना, एसी, ठीक है, हम एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक एसी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आवेश दोलन करेगा। आवेश दोलन करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी। लेकिन अब आपको यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग तो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो विजिबल तो है नहीं, ठीक है ना, ये तरंग विजिबल नहीं है। तो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बजाय यहां पर स्पार्किंग दिख सकती है। तो कुछ तो दिखता है, क्योंकि हाई वोल्टेज है ना, तो स्पार्किंग आपको दिखेगी। इस स्पार्किंग के पीछे विद्युत चुंबकीय तरंग होनी चाहिए, यदि मैक्सवेल सही है तो। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, तो उसी लिए सारी व्यवस्था की गई। ये देखो P1 P2 जो प्लेट्स हैं, ये तो बना रही है संधारित्र, इसकी तो धारिता, और ये जो क्लोज सर्किट बन रहा है छड़ और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके, इसका ले लेंगे प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व L। तो सब हर्ज ने ये जो भी व्यवस्था की है, ये कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है कि दुप्पल में ही। इसमें सब जो संधारित्र की धारिता वो P1 P2 प्लेट से निर्मित संधारित्र की धारिता, और ये जो बंद सर्किट बन रहा है इसका स्वप्रेरकत्व लेकर, और हम LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी के ज्ञात करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है सब, AC में पढ़ा रखा आपको, 2 पाई रूट LC। तो हर्ज ने कहा कि दिखने में तो स्पार्किंग ही दिख रही है, समझ गए ना, और अगर इसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उन्होंने L और C का मान रखा यहां पर, और उनके हिसाब से आवृत्ति आई 5 × 10⁷ हर्ज। तो हर्ज ने कहा कि LC सर्किट बना दिया मैंने, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी की AC लगा दी, अल्टरनेटिंग करंट, बस 2 मिनट में काम खत्म कर रहा हूं, है ना। हाई वोल्टेज की, 1 मिनट, वोल्टेज ये सब ऐसे है ना, तो सब AC लगा दी। अब सामने तो जो आपको दिख रहा है वो तो स्पार्किंग दिख रही है, पर इसके पीछे अगर मैक्सवेल सत्य है तो विद्युत चुंबकीय तरंग होनी चाहिए। LC सर्किट से इन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अगर आप तरंग दैर्घ्य निकालना चाहें तो लैम्डा बराबर C/ν, यानी 3 × 10⁶ 8 न्यू। 1 मिनट, जितना मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूं उतना लेट हो जाता हूं, है ना। चलो कर देता हूं अभी 2 मिनट में। ये देखो, अगर अपन लैम्डा निकालें तो C/ν, C यानी 3 × 10⁸ और न्यू का मान तो ऊपर दिखाई रखा है, तो ये निकली 6 मीटर। आपको इससे निकाल के दिखा रहा हूं कि आप दोनों में से एक ही याद रख लें, या तो तरंग दे रहे या हो। तो सब मैक्सवेल कहते हैं, हर्ज कहते हैं कि स्पार्किंग दिख रही है, और अगर मैक्सवेल सही है तो इसके पीछे एक तरंग होगी स्पार्किंग में जो दिख नहीं रही, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 5 × 10⁷ हर्ज। तो ये क्या करते हैं, दूरी पर एक घेरा लेते हैं तांबे से, वही बना हुआ, यहां से अगर तरंग पैदा हुई होगी तो ये ट्रांसमीटर का काम करेगा, प्रेषिका, और इस घेरे को ये बनाते हैं ग्राही, है ना। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं ना, बस आपको छोटे से झलक से ही काम खत्म कर दूंगा, नहीं तो बातें लंबी हैं। तो सब अगर यहां से तरंग डेवलप हो रही है तो ये तो तरंग का क्या हुआ, ट्रांसमीटर, है ना, और यहां ये क्या डेवलप कर रहे हैं, रिसीवर। किससे निकाल रहे हैं तरंग को,
यहाँ पर उन्नास से। अब ये एक घेरा ले लिया, तांबे के तार से बनाओ, उसमें भी छर्रे हैं, देखा रखे हैं आपको, है ना। इन छर्रों को कहते हैं S1 डैश S2 डैश। अब क्या करते हैं, वो जो ग्राही आपको मैंने दिखाया उसमें इस आवृत्ति की दोलनी या इस आवृत्ति की धारा प्रवाहित करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी, या यूं कह दो इस फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी इसमें आती है तो यहां भी स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। यानी स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती का मतलब वही घटना घटने लग जाती है जो आपको यहां दिख रही थी, सेम। तो ये प्रूव हो गया साहब, इसका मतलब यहां से यहां कुछ पहुंचा है, और वो क्या था, मैक्सवेल ने कहा था वो विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर इन दोनों को यूं कर लें, यानी इस घेर, ये तो फिक्स ही रहेगा इधर वाला, तो अगर इसको यूं कर ले तो स्पार्किंग बंद हो जाती है, यूं कर ले तो स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र है, स्पार्किंग विद्युत क्षेत्र का गुण है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। तो सब हर्ट्ज ने प्रूव कर दिया कि वास्तव में जैसो मैक्सवेल कह रहे हैं कि आवेश जब त्वरित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। इन्होंने अनुनाद द्वारा उसी आवृत्ति की दोलनी धारा प्रवाहित करके इस विद्युत चुंबकीय तरंग को रिसीव भी करके दिखा दिया, इसका परावर्तन भी दिखा दिया, अपवर्तन भी दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी भी बता दी, तरंग देरी भी बता दी। ये सब मैक्सवेल ने, या मैक्सवेल की सारी बात किसने, हर्ट्ज ने अपने प्रयोग से प्रूव कर दी। तो छोटा सा प्रयोग है, हालांकि इससे अच्छी विद्युत चुंबकीय तरंगें भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने भी उत्पन्न की, लेकिन हर्ट्ज ने पहले की, बसु ने बाद में। हैरत वाली बात यह है कि जगदीश चंद्र बसु और हर्ट्ज दोनों ने विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रमाणीकरण किया कि हाँ ये तरंग है। भाई पहले तो दो ही तरंग जानते थे, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, और कोई तरंग थी नहीं। लेकिन हर्ट्ज के या मैक्सवेल ने जब आविष्कार किया था, या तो मैक्सवेल ने सैद्धांतिक रूप से किया था, प्रायोगिक रूप से प्रमाण नहीं किया, हर्ट्ज ने उसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैं कहने जा रहा था कि हर्ट्ज ने भी प्रूव किया और जगदीश चंद्र बसु ने भी प्रूव किया, लेकिन फायदा उठाने वाले थे मार्कोनी। ये दोनों ही उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग को बहुत दूरी तक प्रोपोगेट नहीं कर, संचरण बहुत दूरी तक नहीं करवा पाए, बस इनका संचरण प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। मार्कोनी ने लगभग 50 किलोमीटर दूर इंग्लिश चैनल पार करा के इसको संसूचित करके दिखा दिया और बेतार के तार का आविष्कार किया। तो उन्होंने डिटेक्शन कहाँ कर दिया, इंग्लिश चैनल पार जो 45-50 किलोमीटर का होता बताते हैं, तो उसको पार करवा कर दिखा दिया कि ये तरंग बहुत दूरी तक संचरित होती है। तो कहने का मतलब हर्ट्ज के प्रयोग से विद्युत चुंबकीय तरंग प्रमाणित होती है। आज ये छोटी मोटी चीजें पढ़ ली अपन ने, है ना। अब अपन कल जो देखेंगे, ये तो उत्पत्ति का मैंने तरीका बता ही दिया आपको। तो आज अपना क्या क्या डिस्कस हुआ, ठीक है ना। अब कल से विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण तो एक ही लेक्चर में बैठ जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण तो ज्यादा लेक्चर उसमें नहीं लगेगा, मेरा ख्याल है 2-3 एपिसोड में काम खत्म हो जाना है, कोई ज्यादा उच्च इसमें है नहीं, है ना। बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।